एक बात ये सोची मैंने क्या सोची, मैंने एक जगह पढ़ी थी, नासा था ना, नासा ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2008 में जिसका नाम था मार्स रोवर। ठीक है, मार्स पे अपना एक प्रोजेक्ट भेजा था उन्होंने। ठीक है, तो हुआ क्या, जब मार्स पे उन्होंने एक जिसे बोलते हैं रोवर भेजा अपना, तो जो फिजिक्स के लॉज अर्थ पे वैलिड है वही मार्स पे वैलिड है। भाई वहां पे भी ग्रेविटी है, वहां का भी एटमॉस्फेयर होगा, सारी चीजें सेम टू सेम होगी उधर। ठीक है, अलग होगा। ठीक है, लेकिन ग्रेविटी के हिसाब से वहां पे भी एटमॉस्फेयर होगा। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे भी अगर कोई चीज चलती है, ज्यादा स्पीड से चलती है, जैसे कल्पना चावला वाला केस तुम्हें पता होगा कि जैसे उसका शटल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा था, ठीक है, तो उसके विंग्स, जो विंग था वो क्या हो गया था, बर्नआउट हो गया था। हाँ या ना, यही हुआ था ना। तो हुआ क्या था कि एयर रेजिस्टेंस का ड्रैग लगा जिसके कारण इतनी हीट जनरेट हुई कि उसका शटल चल गया था। अब बिल्कुल वैसा ही क्या था कि यहां से भी इन्होंने भेजा, तो जो लुकहीड के साइंटिस्ट थे, ठीक है, हाँ थोड़ा सा क्रैक था लेकिन आग तो नहीं लगी थी पहले से आकर्षित। तो हुआ क्या, जो नासा ने लुकहीड के साइंटिस्ट को एक टास्क दिया और कहा कि तुम एक चीज तो डिटरमाइन करके बताओ कि जब मार्स के एटमॉस्फेयर के अंदर शटल एंटर होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर कितना थ्रस्ट लगेगा, एटमॉस्फेयर का कितना ड्रैग फोर्स लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, कैलकुलेट करके दे दिया, और उसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नासा ने शटल को तैयार कर दिया, शटल को भेज दिया। शटल को भेज दिया, सब कुछ एकदम सही था। जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर होने लगा वहां आग लग गई, शटल को आग लग गई। अब सब टेंशन में भी, आग कैसे लगी। उनको 1 साल लग गया पता करने में कि आग क्यों लगी। और आपको पता रीजन क्या आया, रीजन ये आया कि लुकहीड के साइंटिस्ट ने जो फोर्स बताया था वो FPS स्पीड पे बताया था। आई वाज फुल पाउंड सेकंड लुकहीड के साइंटिस्टों ने इसमें बताया था। और जो नासा वाले थे उन्होंने इसको कन्वर्ट नहीं किया, उनको लगा, उन्होंने SI यूनिट में बताया। बात समझ में आई नहीं? दैट इज, तुम्हें ये पता है कि 10 किलोमीटर इज नॉट इक्वल टू 10 मीटर, आया ना। लेकिन उनको उन्होंने भेजा जैसे 10 मीटर और नासा वालों ने सोचा ये है 10 किलोमीटर, तो स्पेसिफिकेशन ये अलग थी। अब जब स्पेसिफिकेशन बनाना बनाना था 10 किलोमीटर के हिसाब से, बनाना 10 मीटर के हिसाब से, तो उसमें आग तो लग रही थी। तो 1 साल बाद में ये जाके पता चला कि ये $1 बिलियन का जो प्रोजेक्ट था, ठीक है, वो क्यों कोलैप्स हुआ। आया ना, बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है, कन्वर्जन आर इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है, कन्वर्जन आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कन्वर्जन देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हम कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। वरना आप बोलोगे सर 10 मीटर 10 किलोमीटर क्यों पढ़ने की जरूरत है, एक भी रखो। ठीक है, लेकिन जैसे है बस वैसे है, लेकिन कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। क्या बात समझ में आई है नहीं? तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि भैया कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं, इनकी इंपॉर्टेंस पता चल गई। हाँ या ना, इंपॉर्टेंस पता चल गई कि कन्वर्जन इंपॉर्टेंट क्यों है, कितना पैसा बचा सकते हैं और कितना पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब सुनो, आज पिछली क्लास में मैंने तुम्हें यूनिट कन्वर्जन मेथड सिखाया था कि 18 किलोमीटर पर आवर 2 मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बस उसको क्या बोलते हैं, उसको यूनिट कन्वर्जन क्या बोलते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करना। क्या करना था, 1 से मल्टीप्लाई करना था, दैट इज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो एक ऑप्शन था, आप क्या लिख रहे थे, 1 किलोमीटर अपॉन 1000 मीटर, या फिर आप क्या बोल रहे थे, 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन, या तो इस 1 से मल्टीप्लाई करो या इस 1 से मल्टीप्लाई करो, और इससे आपका आंसर आ रहा था पिछली बार। हाँ है ना, ऐसा हो रहा था ना पिछली बार। आज मैं थोड़ी सी अलग टेक्निक बताऊंगा यूजिंग डायमेंशन। ठीक है, आज कैसे बताऊंगा,
डायमेंशंस को यूज करते हुए बताऊंगा। क्या बात समझ में? ठीक है। अब वो चीज बताने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, और वो एक चीज क्या है वो सुनो। जो MKS यूनिट है फोर्स की, MKS यूनिट है वो कितनी है? न्यूटन। और जो CGS यूनिट है वो क्या है? फोर्स की सीरियस यूनिट क्या है? डायन। बिल्कुल डायन आया। अब कन्वर्ट करते हैं। मेरे को देखना है, मेरे को ये देखना है कि 1 न्यूटन अपॉन 1 डायन का फैक्टर क्या है, मतलब 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर है। अभी चेक करते हैं। तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? M1 L1 T माइनस 2 होता है। आया ना? फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? M1 L1 T माइनस 2। यानी सिर्फ यही बताया कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? 1 न्यूटन अपॉन 1 डायन लिखा है। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा? ये ऐसा यूनिट है M1 L1 T माइनस 2, और नीचे क्या आएगा? ये सीजीएस यूनिट में MC1 LC1 TC माइनस। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया? अब 1 न्यूटन अपॉन 1 डायन, इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 1 यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऐसा यूनिट में मास क्या लिखते हैं? 1 kg। और ऐसा यूनिट में सीजीएस की यूनिट क्या होती है? 1 ग्राम। ऐसा यूनिट में लेंथ क्या होता है? मीटर। और सीजीएस यूनिट में 1 सेंटीमीटर। आया ना? और टाइम क्या होता है? 1 सेकंड। 1 सेकंड। यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया? कन्वर्जन सिखा रहा हूं मैं कि 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर आता है, या 1 डायन कितने न्यूटन के बराबर आता है। आई बात समझ? ये सिखा रहा हूं। अब सुनो, अब ये और ये चीजें कब कटेंगी? या तो 1 केजी को ग्राम में लिख दो तो ग्राम ग्राम गायब हो जाएगा, या 1 ग्राम को केजी लिख दो। दैट इज, इसमें ऐसे लिख सकता हूं 1 केजी को 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। ग्राम ग्राम कट जाएगा। फिर इधर देखो, यहाँ क्या है? 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, 1 और ये क्या आ जाएगा? 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड माइनस। अब ध्यान से अगर तुम देखोगे, ठीक है, तो इस पूरे के अंदर से देखो, ग्राम ग्राम गायब हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गायब हो गया, सेकंड सेकंड गायब हो गया। 1 की पावर माइनस 2 वही होगा, 100 की पावर 1 100 ही होगा, और 1000 की पावर 1 1000 ही होगा। तो ये पूरी चीज सॉल्व होगी क्या?
भाई इधर तो एक प्योर नंबर ही बचा ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 न्यूटन अपॉन 1 डायन किसके बराबर आएगा? 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 के बराबर आ जाएगा एक फैक्टर। तो इसका मतलब 1 न्यूटन किसके बराबर आएगा? 10 की पावर 5 डायन के बराबर आएगा। हाँ, बात समझ में? दैट इज 1,00,000 डायन के बराबर, और देखने में भी सही लग रहा है, ये बड़ा कन्विंसिंग है। क्यों है कन्विंसिंग? क्योंकि देखो एक डायन 2-4 जिंदगी खराब कर देती है। आया ना बात समझ में? एक डायन क्या करती है? 2-4 जिंदगी खराब करती है, और न्यूटन ने सोचो कितनी जिंदगी खराब कर दी। आया ना? तो क्लियर है कि एक न्यूटन कितनी डायनों के बराबर है? 1,00,000 डायनों के बराबर है। क्या बात समझ में? पक्का? हाँ बिल्कुल सही आएगा। अगर 1 ग्राम को अगर तुम केजी में लिखोगे, क्या लिखोगे? 10 की पावर माइनस, दैट इज 1/100, तो वापस ऊपर 100 चला जाएगा ना, केजी से केजी कट जाएगा। हाँ शायद, ठीक है। क्या बात समझ में? तो 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर आ गया? 10 की पावर 5 डायन के बराबर आ गया। इसको लिख लो फटाफट, लिख लो इसको फटाफट, लिख लो। और जिसको नहीं समझ में आया वो बोलो मेरे को। फिर मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको, सबका कर सकते हैं इस मेथड से। ध्रुव इसके पक्के क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, टेंशन ना लो। जेईई मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं इस चैप्टर से। होस्ट को मैसेज मैसेज करो, होस्ट को। नीट में सब में आता है बेटा इसके क्वेश्चन। अरे तुम पढ़ो तो नीट के क्वेश्चन तो मैं बिना सॉल्व किए तुम्हें सिखा दूंगा, देख के आंसर बता दोगी। 45 में से ऐसे मान लो 20 क्वेश्चन तो तुम देख के बता दोगे नीट के, कि देख के बता दोगे इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ऐसे देख के। कॉमन सेंस है। और बोलो, जेईई मेंस के थोड़े टिपिकल होते हैं क्वेश्चन, उनके लिए पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत फंडामेंटल स्ट्रांग होनी चाहिए जेईई मेंस और एडवांस के लिए। बेटा सभी चैप्टरों के आ जाते हैं, सभी चैप्टरों के आते हैं क्वेश्चन, लगभग लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही है। कभी किसी चैप्टर से 2-4 क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, बस और कुछ नहीं। एरर से भी आएंगे, अभी एरर भी तो करवाऊंगा। मेरे को एक बार फिर से मैसेज कर दो, अभी कर दो। हाँ तुम फोन भी कर सकती हो। एमकेएस है मीटर किलोग्राम सेकंड, सिस्टम ऑफ यूनिट। बिल्कुल डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं, है ना। और सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। बिल्कुल, अगले वीक से 1.5 आवर्स की क्लास होगी। अब समझ में आ गया? अब सुनो, दोनों में देना चाहिए। केवीपीवाई एक दिन की तैयारी नहीं है, शुरू से तैयारी होती है केवीपीवाई की। पर अभी देखो उसको छोड़ो, अब यहाँ पे देखो, फोर्स की जगह वर्क की यूनिट बोलता हूँ। वर्क की यूनिट है, एमकेएस यूनिट है वर्क की, क्या है? जूल। डायमेंशन क्या है? m1l2t-2। और सीजीएस यूनिट है जो वर्क की, दैट इज अर्थ, ER। अब बताओ 1 जूल कितने अर्थ के बराबर होता है? सॉल्व करो, रटा हुआ आंसर नहीं चाहिए,
रटा हुआ आंसर नीचे, इसको इसी के अंदर सॉल्व करो, इसी मेथड से सॉल्व करो। इसी मेथड से सॉल्व करो। क्वेश्चन है कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, ये बताना आपको। संजय एक बार मैसेज भेज दे मेरे को, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, देख लेता हूँ। संजय ये ऐसा क्वेश्चन तो क्लास में करवाया था बेटा मैंने। The position of a particle at time t is given by the equation। हाँ ये क्वेश्चन तो करवाया है मैंने क्लास में बेटा। बिल्कुल, उत्तर से एकदम सही है, 10⁷ अर्ग है। अच्छा मैंने और किसी का क्वेश्चन देख के बता दिया क्या? हो सकता है किसी और ने भेज रखा हो। बिल्कुल सही है हार्दिक, एकदम सही आंसर। 10⁷ 10⁷ आएगा। सिर्फ जो डिफरेंस आएगा ना वो यहाँ आएगा, ये 2 आएगा दोनों जगह, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगर ये 2 हो जाएगा तो 10⁴ तो ये हो जाएगा, 10⁴ और 10⁴ इन दोनों को मिला के कर देंगे तो 10⁴ इंटू 10⁴ और 10⁷ तो ये क्या आ जाएगा 1 जूल अपॉन 1 अर्ग इसके बराबर आएगा 10⁷। तो 1 जूल किसके बराबर होगा 10⁷ अर्ग के बराबर होगा। क्या बात समझ में, क्या बात समझ में आ गई? हाँ वर्क का डायमेंशन ये है ना m1 L2 T-2, वर्क का डायमेंशन ये रहा ना। इसी के साथ चैप्टर होता है खत्म, है ना। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता जाऊंगा और तुम करते जाना और उसको हम डिस्कस करते जाएंगे, आया ना। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट अब देखो 2 चीजें करवा सकता हूँ, तुम्हारी इच्छा है, तुम बोल दो क्या करवाना। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम्हें, फटाफट सॉल्व करके बताओ। हाँ करो करो सॉल्व आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे को, बस आंसर सही आना चाहिए। कईयों का आंसर ए आ रहा है, कईयों का आंसर बी आ रहा है, क्रॉस चेक कर लो, गलत नहीं होना चाहिए। चलो मैं सॉल्व करके बता दो, मैं सॉल्व करके बता दूं, ध्यान ध्यान से देखना क्या आंसर।
न्यू सिस्टम के अंदर, ठीक है, न्यू यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड्स, ठीक है, 1 न्यू यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड, 1 न्यू यूनिट ऑफ मास इक्वल टू 5 kg, और ठीक है, और 1 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज 20 मीटर। इतना तो समझ में आएगा बस, ये तो लिखा ही हो क्वेश्चन में, ठीक है। 1 न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू कितने जूल होगा, बात समझ में आएगी। 1 न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी कितने जूल के बराबर होगा, ये बताना। तो देखो 1 न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1 जूल। 1 न्यू यूनिट कितने कितने जूल के बराबर होगा, ये बताना आपको। डायमेंशन क्या है वर्क का, m1l2t-2, यहां तक समझ में आएगा सबको। अब देखो मास इन यूनिट, मास इन SI यूनिट की पावर 1, लेंथ इन यूनिट, लेंथ इन SI यूनिट की पावर 2, टाइम इन यूनिट, टाइम इन SI यूनिट की पावर -2। ये तो समझ में आ गया, सब तो समझ में आ गया यहाँ तक बेटा जी, सबको समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो 1 न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू अपॉन 1 जूल इक्वल टू, ये क्या आएगा, मास क्या पे है, 1 न्यू यूनिट ऑफ मास, 1 न्यू यूनिट ऑफ मास अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा 1 kg, 1 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ अपॉन 1 मीटर, 1 न्यू यूनिट ऑफ टाइम अपॉन 1 सेकेंड। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को, एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर दो, 1 मिनट कर रहा हूँ, एक बार कर देता हूँ बेटा, उससे क्वेश्चन नहीं देखा गया होगा, 1 मिनट है, ये देखो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब ठीक है, अब ठीक है, ओके। अब मैं ये कहता हूँ, इधर देखो 1 न्यू यूनिट ऑफ मास, तो 5 kg लिख सकता हूँ, तो 5 kg अपॉन 1 kg की पावर 1, kg से kg गायब हो जाएगा, यही लॉजिक अपना। फिर 1 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, ऊपर क्या आएगा 20 मीटर अपॉन 1 मीटर की पावर 2, और ये क्या आ जाएगा 1 न्यू यूनिट ऑफ टाइम, किसके बराबर है 10 सेकेंड,
अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2। ध्यान से देखो, मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड गया। अभी क्या बनेगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। 1 न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी अपॉन 1 जूल। किसके बराबर आ गया, 5 into 20 की पावर 2, 20 into 20 into 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 क्या हो गया, 1/10 into 1/10। क्या बात में आया ना, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 to the 10 20 20 आया ना, तो 1 न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी किसके बराबर आ गया, 20 जूल के बराबर आ गया। क्या बात समझ, क्या बात समझ में आ गई। अरे यार तूने एकदम सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था तुमने, आया ना, लेकिन फिर भी एक बार सॉल्व करके तो बताना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन तू, अब दूसरा क्वेश्चन तू, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या लेना बेटा, बात नहीं समझ में एक्चुअली, एक्चुअली बेटा बात नहीं समझ में, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या लेना है। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड, बात इस बात पे डिपेंड करता है पूछा क्या है। भाई अगर ये पूछा जाए कि 1 जूल कितने डायन के बराबर है तो अलग आंसर आएगा, और ये मुझे 1 डायन कितने जूल के बराबर पूछा जाए तो अलग आंसर आएगा। इसको ऊपर लिखो, इसको नीचे लिखो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट लगभग सेम तो नहीं होती, कुछ तो डिफरेंस होता है, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन एमकेएस एसआई यूनिट में तो सारी की सारी आ जाती है, करंट वरंट सब आ जाता है, लेकिन एमकेएस में सिर्फ लेंथ मास और टाइम ही आ पाता है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, स्क्रीन शेयर करूं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नहीं बेटा ऐसे ही करना है विकास, ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया, इसी मेथड से करना है, वरना कई बार फंस जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं तुम्हारे साथ शेयर, रुको 1 मिनट दो मेरे को। एक क्वेश्चन है देखो, उसी टाइप का है जैसा पेपर में भी आया था, लेकिन ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, यह मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वही डायमेंशन होता है जो प्रेशर का होता है। स्क्रीन शेयर हो गई है, आंसर बताओ।
ठीक है विकास, समझ गया। कैन नेवर बी ए मीनिंगफुल क्वांटिटी। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो पहले। बिल्कुल आंसर है सी। आंसर इज सी। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, लेकिन सी कभी नहीं हो सकता। अब तुम्हारा आर्ग्यूमेंट बता दो कि ए बी क्यों हो सकता है, ये बता दो मेरे को। ये ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखो बी हो सकता है, ए भी हो सकता है। ए कैसे हो सकता है, स्पीड इनटू टाइम माइनस टाइम कर दो। देखो स्पीड का डायमेंशन अलग है, ठीक है। सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मैं बोलता हूँ स्पीड इनटू टाइम माइनस डिस्टेंस, सब अलग अलग है। ए वाले को देखो, ए वाले को, ए ऑप्शन को देखो बेटा जी, मैं कह रहा हूँ स्पीड, मान लो पी स्पीड है, क्यू टाइम है और आर डिस्टेंस है, सबका डायमेंशन अलग हो गया। पी स्पीड है, क्यू टाइम है और आर डिस्टेंस, सबका डायमेंशन अलग हो गया। अब ऐसा नहीं हो सकता स्पीड इनटू टाइम माइनस डिस्टेंस, नहीं हो सकता ये। हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है ना, तो बस पॉसिबल है। ऐसे ये भी पॉसिबल हो सकता है भाई, डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई और डिवाइड तो हो ही सकती है। बी भी सही है, बी भी हो सकता है। सी नहीं हो सकता क्योंकि पी माइनस क्यू का डिफाइंड हो सकता है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, डिफरेंट डायमेंशन है। और डी क्या है, अब देखो P इंटू आर माइनस क्यू स्क्वायर के बराबर हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता ये बताओ तो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखो डी भी बन सकता है ना। कैसे, देख नीचे तो दो का मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड है, वो तो हो ही सकता है। ऊपर वाले को देखो, ठीक है, ऊपर वाले को अगर मैं देखूं तो सोचने नहीं बात मेरे को। चलो मेरे को ये बात बताओ, पी को तुम मान लो, तुमने ये देखा है ना, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर आया ना, तो सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, E बाय एम। तो P का डायमेंशन एनर्जी का हो गया, R का डायमेंशन 1/kg का हो गया, और जो Q है उसका डायमेंशन लाइट का हो गया। तो ये डिफाइन हो सकता है भाई, डायमेंशन तो सेम हो जाएंगे ना। मैंने ऐसा कहा, तुम्हें ये पता है एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, आया ना। देखो ऐसे ऐसे चेक नहीं करना होता है, ऐसे देख के आइडिया लगाना होता है कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता। तुम्हें ये पता है ना एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, ये पता है ना सबको, आया ना। तो मैं कहता हूं कि E अपॉन एम इक्वल टू सी स्क्वायर, तो P तो हो गई एनर्जी, आया ना। R की यूनिट हो गई केजी इनवर्स, और Q हो गया स्पीड, आया ना। अब देखो ये ऊपर वाला तो डिफाइन हो ही सकता है, और ऊपर वाला डिफाइन हो गया तो नीचे वाला अपने आप हो जाएगा, वो तो किसी दूसरे डायमेंशन से डिवाइड ही तो किया है। क्या आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? एक मिनट ठहरो, फिर मना क्या कर रहे हो? फिगर क्लियर आ रही है, अब समझ में आ गया।
भाई तुम ऐसे देख लो P इंटू आर माइनस क्यू स्क्वायर डिफाइन हो ही सकता है, अगर P और R अलग अलग है तो क्या दिक्कत हो उसमें। एक और क्वेश्चन दूं, बढ़िया क्वेश्चन था ना एकदम, मैंने क्या कहा, बढ़िया क्वेश्चन था एकदम। ठीक है, अभी दे रहा हूं मैं तुम्हें और क्वेश्चन दे रहा हूं, एक मिनट। ये क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन, ओजस्वी E इक्वल टू mc स्क्वायर आता है ना, एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, उसको यूज करके बताया मैंने ये वाला E इक्वल टू mc स्क्वायर। तो c m नीचे चला गया, तो मान लो एक का डायमेंशन p हो गया, एक का डायमेंशन 1/kg हो गया, और जो q था उसका डायमेंशन क्या हो गया है, स्पीड के बराबर हो गया। तो देखो ऊपर वाली चीज डिफाइन हो सकती है इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो ये, आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब कोई भी इच्छा से कोई भी कांस्टेंट है। हाँ डायमेंशन, कौन किस किसके सेम डायमेंशन होंगे। मोलर गैस कांस्टेंट आर को बोलते हैं, आर इज नोन एज मोलर गैस कांस्टेंट। ये वैन डर वाल इक्वेशन, इसको बोलते हैं वैन डर वाल इक्वेशन, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, पर उसकी जरूरत ही नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सॉल्व करो। मोर देन वन करेक्ट है, मोर देन वन करेक्ट है। करो करो सॉल्व करो।
जयकरण बहुत बढ़िया, तेरा ही आंसर सही है, हार्दिक तेरा भी सही है, जतिन तेरा भी सही है, मोक्ष सही है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। प्रांजलता भी सही है, अर्षया सही है। सभी सही है। ये देखो कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पीवी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस पीवी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए बाई बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस ए बी बाई बी इक्वल टू एन आर टी। इसको देख के ये पता चलता है जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा, और ये चार ऑप्शन है। यही इसका आंसर है। ऑप्शन देख लो, यही ऑप्शन है सारे सारे। हाँ बोलो विकास, क्या डाउट है? बिल्कुल इजी है, एक बार कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर से देख लो। मैं कहता हूँ यार तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम्हारी एप्लीकेशन पार्ट वीक है। बिल्कुल बहुत छोटा सा था। मैं यही कहता हूँ ना, तुम समझ जाते हो, लेकिन एक ऐसे, भाई पीवी क्या है, जो डायमेंशन पीवी का वही तो एनआरटी का डायमेंशन है बेटा। भाई जो डायमेंशन इसका होगा, इन सबका वही डायमेंशन होगा ना। तो जो डायमेंशन इसका वो इसका, वो इसका, वो इसका और वो इसका। भाई अगर पीवी को करोगे मल्टीप्लाई, क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हें पता है कि सेम डायमेंशन की चीजें ये ऐड हो सकती है और इक्वल टू सेम डायमेंशन आता है। n इज नंबर ऑफ मोल्स, पर वो तुम्हें सोचना ही नहीं कि n क्या है। मैंने क्या कहा, तुम्हें इक्वेशन दी है कि तो भी तुम आंसर बता सकते हो। नहीं आई मेरी बात समझ में? बात समझ में आ रही है अच्छी तरह से? हाँ, आगे पर विकास क्या आनी थी तो किस किसने ऐसे ही किया जैसे मैंने बताया? बहुत बढ़िया, गुड, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत बढ़िया किया। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या कहा, तुम्हें धीरे धीरे वही, जब सॉल्व तो वो भी करेंगे जो पहले पी इंटू पी का डायमेंशन पता हो उसको सॉल्व करेंगे। देखो ज्यादा दिमाग होगा तो लोग ज्यादा दिमाग लगाएंगे ना यार। मैं बोल रहा हूँ कई बार कम दिमाग लगाना चाहिए। हाँ यार, ऐसे नहीं करोगे तो दुखी होगे, टाइम वेस्ट करोगे। हाँ यार, टाइम थोड़ी वेस्ट करना है। पेपर जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो कितनी देर में करना है, उसकी लिमिट है ना, 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट करना है। आपको इनफिनाइट टाइम तो नहीं दिया जाता सॉल्व करने के लिए कि आप कैसे भी करोगे। तो आपको क्या करना है कि आपको वो मेथड ढूंढना है जो सबसे बढ़िया हो। ठीक है, सिंपल एंड यूज्ड फॉर्म में हो एकदम। बेटा ये ट्रिक नहीं है, तरीका यही है करने का मोस्ट। ठीक है, ट्रिक क्या होती है, जब किसी को बेसिक पता होता है ना तो ट्रिक अपने आप बन जाती है। भेज दे बेटा, सेंचुरी भेज दे, एलसीडी के क्वेश्चन की फोटो भेज दे। चलो ठीक है, ये बताओ आज जो पढ़ाया वो समझ में आया तुम सबको अच्छी तरह से? अब देखो प्रॉब्लम पता है क्या लोगों की, देखो तुम एक बार देखो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने बच्चे क्वेश्चन करवाते थे, सिर्फ 55 रह गए, है ना? और फिर बोलते हैं क्वेश्चन कराओ, प्रैक्टिस कराओ। बिल्कुल 85 से 85 से 55 रह गए। तो ये देख लो कितने लोग क्वेश्चन करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो बताओ इनकी एप्लीकेशन पार्ट अच्छा होगा कैसे?
एप्लीकेशन पार्ट तो तभी अच्छा होगा ना बेटा जब करेंगे, ठीक है। ओके, ओके बेटा, बाय बाय। हाँ अगले वीक से 1.5 घंटे की क्लास करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।